लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023। विश्व के विभिन्न देशों में समृद्धि के स्तरों की तुलना हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष लेगाटम समृद्धि सूचकांक जारी किया जाता है। उल्लेखनीय है कि लेगाटम इंस्टीट्यूट लंदन स्थित लेगाटम कंपनी समूह के अंतर्गत एक स्वतंत्र संगठन है जो वैश्विक समृद्धि एवं मानव स्वतंत्रता के विस्तार को बढ़ावा देता है। स्मरणीय तथ्य: 27 फरवरी 2023 को लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का 16वां संस्करण है। विश्व समृद्धि सूचकांक में 8 क्षेत्रों के 167 देशों को रैंक प्रदान की गई है। समृद्धि सूचकांक 3 कार्यक्षेत्रों, 12 स्तंभों, 16 तत्वों एवं 300 संकेतकों पर आधारित है। वर्ष 2023 के विश्व समृद्धि सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष पर है, जबकि दक्षिण सूडान अंतिम 167वें स्थान पर है। लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 में भारत को 103वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि वर्ष 2022 में 100वां स्थान प्राप्त हुआ था। इस सूचकांक में वह वर्ष 2023 में पश्चिमी यूरोप विश्व का सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 सर्वप्रथम वर्ष 1995 में प्रकाशित आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक एक वार्षिक रिपोर्ट है, जिसका प्रकाशन वाशिंगटन डीसी स्थित विचार मंच द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। इस सूचकांक के तहत विश्व के देशों की आर्थिक स्वतंत्रता का मापन 4 व्यापक नीतिगत क्षेत्रों में विभक्त 12 मात्रात्मक एवं गुणात्मक घटकों के आधार पर किया जाता है। स्मरणीय तथ्य: 27 फरवरी 2023 को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जारी किया गया। यह सूचकांक का 29वां संस्करण है। इस सूचकांक के अंतर्गत विश्व के 184 स्वायत्त देशों की आर्थिक नीतियों एवं स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 4 देशों सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड तथा ताइवान को अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर 80 या उससे अधिक प्राप्त हुआ है और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। 50 से 59.9 के मध्य स्कोर प्राप्त करने वाली 65 अर्थव्यवस्थाओं को प्रायः गैर स्वतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। भारत, ब्राजील एवं रूस जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं इस श्रेणी में शामिल हैं। सूचकांक में सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत स्कोर 52.9 को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल। द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट संयुक्त राज्य अमेरिका एवं संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त पहल है। इस पहल की शुरुआत ग्लासगो यूके में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 COP26 के दौरान नवंबर 2021 में हुई थी। AIM4C 5 वर्षों 2021 से 25 के मध्य जलवायु स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणालियों में नवाचार के लिए निवेश और समर्थन बढ़ाना चाहता है, ताकि भागीदारों को एकजुट करके जलवायु परिवर्तन और वैश्विक भूख की समस्या को संबोधित किया जा सके।
स्मरणीय तथ्य: 22 फरवरी 2023 को भारत एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर कर AIM-4C में शामिल हो गया। भारत अबू धाबी में आयोजित I2U2 समूह के पहले बिजनेस फोरम के दौरान AIM-4C में शामिल हुआ। वर्तमान में AIM-4C के 55 सदस्य हैं। उल्लेखनीय है कि 8 से 10 मई 2023 के मध्य AIM फॉर क्लाइमेट समिट अमेरिका की मेजबानी में वाशिंगटन DC में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक अमेरिकी वाणिज्यिक संगठन US चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबद्ध ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा वर्ष 2012 से जारी किया जा रहा है। इस सूचकांक में 50 विभिन्न संकेतकों के आधार पर 55 देशों में बौद्धिक संपदा और संरचना का मूल्यांकन किया गया है। स्मरणीय तथ्य: फरवरी 2023 में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 जारी किया गया। वार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले इस सूचकांक का यह 11वां संस्करण है। इस सूचकांक में विश्व की 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 90% से अधिक का योगदान करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 शीर्ष 3 देश हैं। पहला अमेरिका, दूसरा UK, तीसरा फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में 55 देशों की सूची में भारत 42वें स्थान पर है, जबकि क्षेत्रीय दृष्टि से भारत एशिया में 15 देशों की सूची में 12वें स्थान पर है। इस सूचकांक के अंतर्गत भारत को निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में शामिल किया गया है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 वर्ष 1995 से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सचिवालय बर्लिन, जर्मनी द्वारा प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जाता है। इस सूचकांक के तहत विश्व के देशों एवं क्षेत्रों को वहां व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में 13 सर्वेक्षणों एवं विशेषज्ञ मूल्यांकनों के आधार पर विश्व के 180 देशों एवं क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के स्तरों के अनुरूप रैंकिंग प्रदान की गई है। स्मरणीय तथ्य: 31 जनवरी 2023 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 जारी किया गया। प्रतिवर्ष जारी होने वाली इस रिपोर्ट का यह 28वां संस्करण है। सूचकांक में डेनमार्क के स्कोर 90 शीर्ष स्थान पर है, जबकि सोमालिया स्कोर 12 सबसे निचले स्थान पर है। सबसे कम भ्रष्टाचार वाले 3 देश: डेनमार्क पहले नंबर पे है, 90 स्कोर है। फिनलैंड दूसरे पे है और न्यूजीलैंड दूसरे पे है, क्योंकि इनका स्कोर 87 है। सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले 3 देश: सोमालिया 180 रैंक, सीरिया 178 और सूडान 178। भारतीय बोध सूचकांक भारत 40 अंकों के साथ 50वें स्थान पर है। भारत वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष। वासेनार व्यवस्था एक बहुपक्षीय स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। यह पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं एवं तकनीकों के हस्तांतरण की निगरानी करता है। वासेनार नाम द हेग, नीदरलैंड्स में स्थित एक उपनगर के नाम से लिया गया है, जहां यह समझौता वर्ष 1995 में हस्ताक्षरित हुआ था। इस व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत वर्ष 1996 में हुई थी। इसका सचिवालय वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। इस व्यवस्था में 42 सदस्य हैं। वर्ष 2017 में भारत इस व्यवस्था का सदस्य बना था। संयुक्त राष्ट्र के 4 अस्थायी सदस्य रूस, अमेरिका, फ्रांस, UK इस व्यवस्था के सदस्य हैं। चीन इस व्यवस्था का सदस्य नहीं है।
स्मृति तथ्य 1 जनवरी 2023 को भारत ने आधिकारिक तौर पर वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की। अध्यक्ष के रूप में भारत का कार्यकाल 1 वर्ष 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक था। यह प्रथम अवसर है जब भारत किसी बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था का अध्यक्ष बना था। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 मानव स्वतंत्रता सूचकांक के तहत वैयक्तिक, नागरिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता के आधार पर विश्व में मानव स्वतंत्रता की स्थिति को प्रस्तुत किया जाता है। स्मृति तथ्य 19 दिसंबर 2023 को वाशिंगटन डीसी स्थित कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से HFI 2023 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का 9वां वार्षिक संस्करण है। HFI 2023 में वर्ष 2021 के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 165 देशों वैश्विक जनसंख्या का 98.8% को शामिल किया गया है। शीर्ष 3 देश, पहला स्विट्जरलैंड, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा डेनमार्क। शीर्ष 10 दक्षिण एशियाई देश, पहला सिंगापुर, दूसरा तिमोर लेस्ते, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान, पांचवा थाईलैंड, छठा मलेशिया, सातवां इंडोनेशिया, आठवां फिलीपींस, नौवां भारत, 10वां श्रीलंका। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 7 नवंबर 2023 को इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा डेस्कॉर्टिस इंस्टीट्यूट फॉर द फ्यूचर जेनेवा तथा ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट सिंगापुर के सहयोग से वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का 10वां संस्करण है। स्मृति तथ्य GTCI 2023 में 134 देशों को शामिल किया गया है। GTCI 2023 में प्रथम 5 स्थानों पर क्रमशः स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, नीदरलैंड स्थित हैं, जबकि अंतिम 5 स्थानों पर चाड 134वें, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक 133वें, इथियोपिया 132वें, मोजाम्बिक 131वें और अंगोला 130वें स्थित है। भारत की स्थिति समग्र रैंक में 103, समग्र स्कोर में 3.37, आय वर्ग में निम्न मध्यम आय और क्षेत्र में मध्य और दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय रैंक में 5वां। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस सूचकांक में देशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन 8 कारकों में विभक्त 44 संकेतकों के आधार पर किया गया है। स्मृति तथ्य 25 अक्टूबर 2023 को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 जारी किया गया। यह सूचकांक विश्व के 142 देशों क्षेत्राधिकारों में कानून के शासन का मूल्यांकन करता है। सूचकांक में शामिल शीर्ष 3 देश डेनमार्क पहले नंबर पे 22 में भी और 23 में भी, नॉर्वे दूसरे नंबर पे 22 में भी 23 में भी और फिनलैंड भी तीसरे नंबर पे 22 में भी और 23 में भी। सूचकांक में वेनेजुएला 142 में अंतिम स्थान पर, जो कानून के शासन के अनुपालन के संदर्भ में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है। सूचकांक में शामिल 6 दक्षिण एशियाई देशों में नेपाल 71वां तथा श्रीलंका 77वां तथा भारत 79वां स्थान पर क्षेत्रीय दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 नवंबर 2023 में चैरिटीज एंड फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 जारी किया गया। WGI उदारता से संबंधित वैश्विक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालता है। स्मृति तथ्य WGI 2023 में विश्व के 142 देशों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक उदार देश है। WGI 2023 में भारत ने 43वां स्थान हासिल किया है और 2023 की रैंकिंग में अंतिम 4 देश क्रमशः पोलैंड, क्रोएशिया, यमन एवं जापान हैं।
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2023 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के मध्य दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। आधिकारिक रूप से यह UNFCCC के पक्षकारों के सम्मेलन का 28वां सत्र था। सुल्तान अहमद अल जबेर को दुबई में आयोजित COP28 की अध्यक्षता सौंपी गई थी। COP28 ऐतिहासिक रहा क्योंकि इस सम्मेलन में पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए वैश्विक प्रयासों के प्रथम वैश्विक स्टॉकटेक पर सहमति बनी। वैश्विक स्टॉकटेक एक ऐसी प्रक्रिया है जो देशों हितधारकों को पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उनकी सामूहिक प्रगति के आकलन में सक्षम बनाती है। वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में वर्ष 2019 के स्तरों की तुलना में वर्ष 2030 तक 43% की कटौती करनी होगी ताकि वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जा सके। वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की वैश्विक स्थापित क्षमता को 3 गुना करने में योगदान हेतु सभी देशों में सर्वसम्मत समझौता करने का आह्वान किया गया है। वर्ष 2030 तक विश्व की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को न्यूनतम 11,000 गीगावाट तथा GW तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2030 तक प्रत्येक वर्ष ऊर्जा दक्षता सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर को 2% से 2 गुना कर 4% से अधिक करने का भी आह्वान किया गया है। विश्व बैंक की देखरेख में एक हानि एवं क्षति कोष बनाया गया जिसकी प्रतिबद्धता COP27 के दौरान मिस्र में ही की जा चुकी थी। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से जूझ रहे विकासशील देशों को मुआवजा देने के उद्देश्य से इस कोष की स्थापना की गई है। COP28 के लिए वैश्विक शीतलन प्रतिज्ञा, इसमें हस्ताक्षरकर्ता के रूप में 66 राष्ट्रीय सरकारें शामिल हैं जो वर्ष 2050 तक वर्ष 2022 के स्तर के सापेक्ष वैश्विक स्तर पर सभी क्षेत्रों में शीतलन संबंधी उत्सर्जनों में न्यूनतम 68% तक की कटौती करने के लिए मिलकर कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है। COP28 में यह घोषणा की गई कि परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्ष 2050 तक बढ़ाकर 3 गुना किया जाए। COP28 के दौरान आयोजित वैश्विक जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। यह सम्मेलन 1 से 2 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया। भारत द्वारा वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले COP33 की मेजबानी की पेशकश की गई है। यदि UNFCCC के हस्ताक्षरकर्ताओं से इस पेशकश पर स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो यह वर्ष 2002 के बाद दूसरा COP होगा जिसका आयोजन भारत में किया जाएगा। COP28 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पहल का शुभारंभ किया। यह पर्यावरण के लिए जीवन शैली अभियान के तहत भारत सरकार की एक पहल है। यूनिसेफ एवं जनरेशन अनलिमिटेड द्वारा भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 8 दिसंबर 2023 को दुबई में COP28 के दौरान ग्रीन राइजिंग पहल का शुभारंभ किया गया। इस पहल का उद्देश्य विश्व भर में युवाओं को विभिन्न हरित पहलों में भागीदारी करने तथा अपने आप को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल ढालने के लिए प्रोत्साहित करना है। ग्लोबल रिवर सिटीज एलायंस को
जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नेतृत्व में COP28 के दौरान लॉन्च किया गया। ग्लोबल रिवर सिटीज एलायंस अस्थायी शहरी नदी प्रबंधन, नदी संरक्षण और सतत जल प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण वैश्विक पहल है। इस एलायंस में 11 देशों के 275 से अधिक नदी शहर भागीदार हैं। भारत सहित कुल 11 देश भारत, मिस्र, नीदरलैंड, डेनमार्क, घाना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कंबोडिया, जापान, हंगरी और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल है। 16 फरवरी 2023 को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा COP28 से पूर्व विश्व के सबसे बड़े एकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र अल धफ्रा सोलर फोटोवोल्टाइक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। इस संयंत्र की क्षमता 2 गीगावाट है। COP29 का आयोजन 11 से 22 नवंबर 2024 के मध्य अजरबैजान में किया जाएगा, जबकि COP30 का आयोजन 10 से 21 नवंबर 2025 के मध्य ब्राज़ील में प्रस्तावित है। COP5 मिनी माता अभिसमय पर 5वीं बैठक 30 अक्टूबर 3 से 3 नवंबर 2023 के मध्य जिनेवा, स्विट्जरलैंड में पारे पर मिनी माता अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वाधान में आयोजित COP5 की अध्यक्षता क्लाउडिया डुमित्रू द्वारा की गई, जो रोमानिया देश से संबंधित है। मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए COP5 में 23 निर्णय अपनाए गए, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित हैं। बैटरियों, स्विचों, रिले और फ्लोरोसेंट लैंप में प्रयोग होने वाले पारे को कम करने तथा समाप्त करने हेतु नई तिथियों की घोषणा की जाएगी। दंत मिश्रण को वर्ष 2025 तक चरणबद्ध तरीके से कम करने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2025 तक चरणबद्ध रूप से सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयोग होने वाले पारे को कम करने तथा वर्ष 2025 तक के बाद सौंदर्य प्रसाधनों में पारे का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है। 7 साल की वार्ता के बाद पार्टियों ने पारे या पारा यौगिकों से दूषित अपशिष्टों में पारे की कुल सांद्रता की सीमा 15 मिलीग्राम/किलोग्राम निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की है। मीना माता अभिसमय के अंगीकरण की 10 वर्षीय वर्षगांठ के अवसर पर 29 अक्टूबर 2023 को मीना माता फिल्म का प्रदर्शन किया गया, जिसके निर्देशक एंड्रयू लेविटास हैं। मीना माता अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की अगली बैठक चिली की अध्यक्षता में 3 से 7 नवंबर 2025 के मध्य जिनेवा में आयोजित की जाएगी। COP6 की अध्यक्षता ओस्वाल्डो पेट्रिसियो अल्वारेज पेरेज द्वारा की जाएगी। पारे पर मीना माता अभिसमय। पारे पर मीना माता अभिसमय एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है, जिसका उद्देश्य पारा और उसके यौगिकों के हानिकारक प्रभावों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है। इस संधि को वर्ष 2013 में अपनाया गया तथा यह 16 अगस्त 2017 को लागू हुई। भारत मीना माता अभिसमय का एक पक्षकार है। भारत ने वर्ष 2018 में मीना माता अभिसमय का अनुसमर्थन किया था। वर्तमान में 12 जनवरी 2024 तक पारे पर मीना माता अभिसमय के कुल 128 देश हस्ताक्षर करता है तथा 147 देश इसके पक्षकार हैं। GPAI शिखर सम्मेलन 2023 12 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य भारत मंडपम, नई दिल्ली में GPAI शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2023-24 की अवधि के लिए भारत GPAI परिषद का अध्यक्ष है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान GPAI पर नई दिल्ली घोषणा पत्र अंगीकृत किया गया। GPAI परिषद एक मंत्री स्तरीय निकाय है जिसमें सभी सदस्य शामिल हैं। GPAI कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी।
एक मतलब कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक पहल है। यह सदस्य राष्ट्रों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए एक वैश्विक साझेदारी है। जीपीएआई को आधिकारिक तौर पर 15 जून 2020 को लॉन्च किया गया। जीपीएआई की सचिवालय की स्थापना पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में की गई है। जीपीएआई के 15 संस्थापक सदस्य हैं, जिनमें 14 देश यथा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, स्लोवेनिया, यूनाइटेड किंगडम एवं अमेरिका और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूरोपीय संघ शामिल है। वर्तमान में जीपीएआई के सदस्यों की कुल संख्या 29 है। इसके अतिरिक्त ओईसीडी जीपीएआई में अस्थायी पर्यवेक्षक की भूमिका निभा रहा है। दिसंबर 2020 में यूनेस्को भी जीपीएआई में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। जीपीएआई के शिखर सम्मेलन। पहला शिखर सम्मेलन 3 से 4 दिसंबर 2020 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में, दूसरा शिखर सम्मेलन 11 से 12 दिसंबर 2021 को पेरिस, फ्रांस में, तीसरा शिखर सम्मेलन 21 से 22 नवंबर 2022 में टोक्यो, जापान में। प्रथम वैश्विक एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 1 और 2 नवंबर 2023 को यूके के ब्लेचले पार्क में वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा शिखर सम्मेलन के प्रथम संस्करण का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन में भारत सहित विश्व भर के 28 देशों तथा यूरोपीय संघ ने हिस्सा लिया। शिखर सम्मेलन में शामिल 28 प्रमुख देशों ने इस शिखर सम्मेलन में ब्लेचले घोषणा पर हस्ताक्षर किया। यह ऐतिहासिक घोषणा उन्नत एआई सिस्टम, जिसे फ्रंटियर एआई के रूप में जाना जाता है, कि संभावित जोखिमों एवं लाभों को संबोधित करने के लिए एक सामूहिक समझ और समन्वित दृष्टिकोण बनाने का प्रयास करती है। ब्लेचले घोषणा फ्रंटियर एआई जोखिम से निपटने हेतु पहला वैश्विक समझौता है और यह विश्व के प्रमुख एआई प्रयोक्ताओं के बीच उच्च स्तरीय राजनीतिक सहमति तथा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान 2 नवंबर 2023 को यूके में विश्व के प्रथम एआई सुरक्षा संस्थान को लॉन्च किया गया। यह संस्थान एआई के उभरते हुए प्रकारों की सुरक्षा का परीक्षण करेगा। ज्ञातव्य है कि ब्लेचले पार्क वही ऐतिहासिक स्थल है जहां एलन ट्यूरिंग सहित अन्य वैज्ञानिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के नाजियों के एनिग्मा कोड को क्रैक किया था। कोलोसस, जिसे विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम योग्य कंप्यूटर माना जाता है, का उपयोग यूके के बकिंघम शायर स्थित ब्लेचले पार्क में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर एवं उसके जनरलों के बीच लॉरेंज फुट लिखित संदेशों को पढ़ने के लिए किया गया था। इस शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने हिस्सा लिया। भारत ने इस शिखर सम्मेलन में शामिल राष्ट्रों को भारत की अध्यक्षता में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया। ज्ञातव्य है कि भारत में 12 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य जीपीएआई शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन के अगले संस्करण की मेजबानी फ्रांस को सौंपी गई। दक्षिण कोरिया अगले 6 महीने के भीतर एक मिनी वर्चुअल एआई शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी करेगा। 3 बेसिन समिट या ब्राज़ाविल समिट। अफ्रीकी देश कांगो गणराज्य की राजधानी ब्राज़ाविल में 26 से 28 अक्टूबर 2023 के मध्य
थ्री बेसिन शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि थ्री बेसिन शिखर सम्मेलन के प्रथम संस्करण का आयोजन वर्ष 2011 में कांगो गणराज्य की राजधानी ब्राज़ाविल में ही किया गया था। एक अस्थायी भविष्य के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता के केंद्रीय विषय पर आधारित इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कांगो के राष्ट्रपति डेनिस ससै नगेसो द्वारा की गई। संयुक्त राष्ट्र व अफ्रीकी संघ के तत्वाधान में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में विश्व के विभिन्न राष्ट्रों व संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। भारत की ओर से इस शिखर सम्मेलन में भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने हिस्सा लिया। थ्री बेसिन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और बोर्नियो मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन को थ्री बेसिन में शामिल किया जाता है। इन तीन बेसिन के अंतर्गत विश्व का 80% उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र शामिल है। साथ ही विश्व की 2/3 जैव विविधता इन्हीं तीन बेसिन के अंतर्गत आती है। अमेजन बेसिन पृथ्वी पर सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र है जो अमेरिका में अवस्थित है। यह ब्राज़ील सहित दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में विस्तृत है, जिसमें ब्राज़ील, वेनेजुएला, कोलंबिया, सूरीनाम, पेरू, इक्वाडोर, बोलीविया, फ्रेंच गुयाना तथा गुयाना शामिल हैं। कांगो बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के दूसरे सबसे उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जहां विश्व के उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र का 6% हिस्सा अवस्थित है। यह मध्य अफ्रीका के 6 देशों में फैला हुआ है, जिनमें कांगो गणराज्य, कैमरून, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, गैबॉन, इक्वेटोरियल गिनी और मध्य अफ्रीकी गणराज्य शामिल हैं। बोर्नियो मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन तीसरा सबसे बड़ा कार्बन सिंक है, जो एशिया के 2 उपक्षेत्रों बोर्नियो द्वीप तथा मेकॉन्ग नदी क्षेत्र में विस्तृत है। G77 शिखर सम्मेलन 15 से 16 सितंबर 2023 को G77 प्लस चीन का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन हवाना, क्यूबा में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल द्वारा की गई। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय वर्तमान विकास चुनौतियां, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका था। इस शिखर सम्मेलन के समापन पर हवाना घोषणा पत्र को अंगीकृत किया गया। G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। G77 का आगामी शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 में युगांडा में आयोजित होगा। ध्यातव्य है कि पिछला शिखर सम्मेलन वर्ष 2022 में पाकिस्तान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1964 में G77 के गठन के पश्चात भारत ने भी पहली बार इसकी अध्यक्षता की थी। G77 ग्रुप ऑफ 77 की स्थापना 15 जून 1964 को 77 विकासशील देशों द्वारा की गई थी। ध्यातव्य है कि G77 संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। वर्तमान में G77 के सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 134 तक पहुंच गई है। चीन के अनुसार वह G77 का सदस्य नहीं है, बल्कि मात्र इस समूह के मिशन का समर्थक है। G77 विश्व की लगभग 80% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। उल्लेखनीय है कि भारत भी G77 का सदस्य है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 9 से 10 सितंबर 2023 को भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। यह भारत द्वारा आयोजित किया गया प्रथम G20 शिखर सम्मेलन था।
भारत की G20 अध्यक्षता के तहत भारत के 60 शहरों में लगभग 200 बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें 1 लाख से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, आगरा तथा ग्रेटर नोएडा में भी G20 से संबंधित बैठकों का आयोजन किया गया। G20 शिखर सम्मेलन 2023 एवं संबंधित आयोजनों हेतु भारत ने अमिताभ कांत को G20 शेरपा एवं हर्षवर्धन श्रृंगला को मुख्य समन्वयक नियुक्त किया था। भारत ने अपनी G20 की अध्यक्षता के दौरान अतिथि देशों के रूप में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन तथा UAE को आमंत्रित किया था। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान अस्थायी प्रतिभागी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों UN, IMF, WB, WHO, WTO, ILO, FSB एवं OECD तथा क्षेत्रीय संगठनों AU, AUDA, नेपड तथा आसियान के अध्यक्ष के अतिरिक्त अतिथि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, CDRI तथा एशियाई विकास बैंक को आमंत्रित किया था। 18वें G20 शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम के रूप में सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मत से G20 नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र को अंगीकृत किया गया। G20 के नेता G20 महिला मंत्री स्तरीय का समर्थन करने के लिए महिला सशक्तिकरण पर एक कार्य समूह के गठन पर सहमत हुई। अफ्रीकी संघ G20 का स्थायी सदस्य। 18वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ G20 समूह का अस्थायी सदस्य बन गया। यूरोपीय संघ के बाद G20 में शामिल होने वाला यह दूसरा क्षेत्रीय गुट है। वर्ष 1999 में G20 की स्थापना के बाद से यह पहला अवसर है जब इस समूह की सदस्यता का विस्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व तक अफ्रीकी संघ G20 की बैठकों में आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में शामिल होता रहा है। अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय निकाय है जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के 55 देश शामिल हैं। इस संगठन को आधिकारिक रूप से वर्ष 2002 में लॉन्च किया गया था। अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष अजाली असोमानी कोमोरोस के राष्ट्रपति हैं। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ। 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 से इतर 9 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस तथा UAE के नेताओं के साथ मिलकर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत की एक पहल है। इस गठबंधन का लक्ष्य जैव ईंधन के वैश्विक विकास में तेजी लाना है। यह गठबंधन ज्ञान के एक केंद्रीय संग्रह और विशेषज्ञ केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। GBA सदस्य जैव ईंधनों के प्रमुख उत्पादक एवं उपभोक्ता हैं। अमेरिका 52%, ब्राज़ील 30% और भारत 3% का वैश्विक इथेनॉल उत्पादन में लगभग 85%, जबकि उपभोग में लगभग 81% का योगदान है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। 9 सितंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली एवं यूरोपीय संघ के नेताओं के मध्य भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे IMEC इंडो मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्थापना हेतु एक समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षर हुआ। उल्लेखनीय है कि IMEC को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रत्युत्तर के रूप में देखा जा रहा है। IMEC एशिया, अरब की खाड़ी एवं यूरोप के मध्य विस्तारित कनेक्टिविटी एवं आर्थिक एकीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा। IMEC का निर्माण 2 अलग अलग गलियारों से मिलकर होगा जो निम्नवत है। जैसे पूर्वी गलियारा,
यह गलियारा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा। उत्तरी गलियारा, यह गलियारा अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। इसमें पत्तनों के माध्यम से संबद्ध एक रेल मार्ग होगा जो यूरोप, मध्य पूर्व एवं एशिया को आपस में जोड़ेगा। ये विश्वसनीय एवं सस्ता सीमा पारीय पोत से रेल पारगमन नेटवर्क उपलब्ध कराएगा जो वर्तमान समुद्री एवं जल एवं सड़क परिवहन मार्गों के पूरक के रूप में होगा। इससे भारत, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल एवं यूरोप के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं का पारगमन सुनिश्चित होगा। 18वें G20 शिखर सम्मेलन के समापन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा को अध्यक्षता का गेवल सौंप दिया। 19वां G20 शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 में रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में आयोजित होगा। भारत की G20 अध्यक्षता। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष था। भारत की G20 की अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य पर आधारित है। यह विषय महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। भारत की अध्यक्षता में G20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला से प्रेरित है। इस लोगो में भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल के साथ पृथ्वी को दर्शाया गया है जो चुनौतियों के बीच विकास को प्रदर्शित करता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाती है जिसका प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य है। कमल की 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों एवं 7 सार्वभौमिक संगीत के स्वरों का प्रतिनिधित्व करती है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन। 4 से 7 सितंबर 2023 के मध्य 43वें आसियान शिखर सम्मेलन एवं संबंधित बैठकों का आयोजन जकार्ता, इंडोनेशिया में संपन्न हुआ। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो द्वारा की गई। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय है आसियान मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। इस शिखर सम्मेलन के समापन पर इंडोनेशिया द्वारा आसियान की अध्यक्षता लाओ पीडीआर को सौंप दी गई। स्पष्ट है कि वर्ष 2024 में आसियान की अध्यक्षता लाओ पीडीआर द्वारा की जाएगी। वर्ष 2024 में लाओ पीडीआर द्वारा आसियान की अध्यक्षता एनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस नामक विषय पर केंद्रित रहेगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6-7 सितंबर 2023 के मध्य जकार्ता, इंडोनेशिया की यात्रा संपन्न की। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने 20वें आसियान भारत सरकार सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग किया। 7 सितंबर 2023 की जकार्ता, इंडोनेशिया में 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। वर्ष 2022 में भारत आसियान संबंधों को व्यापक रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर प्रोन्नत किए जाने के बाद से आयोजित होने वाला यह पहला आसियान भारत शिखर सम्मेलन था। 7 सितंबर 2023 को जकार्ता, इंडोनेशिया में 18वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन में आसियान सदस्य राष्ट्रों के अतिरिक्त 8 वार्ता भागीदारों यथा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, रूस तथा अमेरिका में भाग लिया। साथ ही इस शिखर सम्मेलन में तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री पर्यवेक्षकों के रूप में शामिल हुए। भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का एक संस्थापक सदस्य है तथा वह इस तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
तिमोर लेस्ते में भारतीय दूतावास। 7 सितंबर 2023 को जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली तिमोर लेस्ते में भारतीय दूतावास स्थापित किए जाने की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि दिल्ली तिमोर लेस्ते की राजधानी है। यह शहर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पुर्तगाल एवं इंडोनेशिया से देश की स्वतंत्रता के लिए हुए संघर्ष की याद दिलाता है। दिल्ली तिमोर लेस्ते की राजधानी है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 से 24 अगस्त 2023 के मध्य 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। यह शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2019 के बाद से आयोजित होने वाला यह पहला ऐसा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था जिसमें नेताओं ने व्यक्तिगत रूप से प्रतिभाग किया। उल्लेखनीय है कि पिछले लगातार 3 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किए गए थे। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय था ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अंग के रूप में ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच तथा ब्रिक्स प्लस डायलॉग जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन बैठकों में ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ साथ अफ्रीका, एशिया एवं लैटिन अमेरिका के अतिथि देशों ने भी प्रतिभाग किया। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पश्चात जोहान्सबर्ग द्वितीय घोषणा पत्र को अंगीकृत किया गया। वर्ष 2023 में दक्षिण अफ्रीका द्वारा ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान एक ब्रिक्स खेल सहयोग ढांचे के विकास हेतु खेलों पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत ब्रिक्स देशों के नेताओं ने इस समूह की सदस्यता का विस्तार किए जाने की घोषणा की। ब्रिक्स समूह में 6 नए सदस्यों को स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। ये 6 सदस्य हैं अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी और यूएई। इन 6 देशों में से अर्जेंटीना को छोड़कर शेष 5 देश 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के पूर्णकालिक सदस्य बन जाएंगे। इस प्रकार अब ब्रिक्स समूह के सदस्यों की संख्या 5 से बढ़कर 10 हो गई है। ज्ञातव्य है कि अर्जेंटीना ने नए राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के नेतृत्व में ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। 22 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स नेताओं एक्सप्लोरेशंस कंसोर्टियम के गठन का भी प्रस्ताव किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों के मध्य पारंपरिक औषधि के भंडार की स्थापना का भी प्रस्ताव दिया। वर्ष 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस द्वारा की जाएगी। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 में कजान, रूस में आयोजित होगा। 23वां शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
यह शिखर सम्मेलन वर्चुअल प्रारूप में आयोजित हुआ। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस शिखर सम्मेलन में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों एवं पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी प्रतिभाग किया। एससीओ के पर्यवेक्षक देशों यथा ईरान, बेलारूस, मंगोलिया के राष्ट्राध्यक्षों ने प्रतिभाग किया। तुर्कमेनिस्तान ने अतिथि देशों के रूप में भाग लिया। इस सम्मेलन के अंत में नेताओं द्वारा नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान एससीओ का 9वां सदस्य देश बन गया है। इसके अतिरिक्त एससीओ के सदस्य देश का दर्जा प्राप्त करने के लिए बेलारूस द्वारा एमओओ हस्ताक्षर किया गया। बेलारूस द्वारा एससीओ की सदस्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया वर्ष 2024 में प्रस्तावित एससीओ शिखर सम्मेलन तक पूर्ण हो जाएगी। वर्ष 2024 में एससीओ शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान में आयोजित होगा। अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन। क्रिस्टोफर मैकलक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री। 27 नवंबर 2023 को क्रिस्टोफर मैकलक्सन ने न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। उल्लेखनीय है कि क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के 42वें प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2023 में न्यूजीलैंड में आम चुनाव 14 अक्टूबर 2023 को आयोजित हुए। वर्ष 2023 के आम चुनाव में सत्तारूढ़ लेबर पार्टी पराजित हुई। वर्ष 2023 में न्यूजीलैंड में संपन्न आम चुनाव के लगभग 6 हफ्ते पश्चात नेशनल पार्टी, एसीटी न्यूजीलैंड पार्टी और न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी के मध्य 24 नवंबर 2023 को एक नई गठबंधन सरकार के गठन हेतु समझौता हस्ताक्षरित हुआ। न्यूजीलैंड के इतिहास में यह प्रथम अवसर है जब 3 पार्टियों के गठबंधन द्वारा सरकार का गठन किया गया है। समझौते के अनुसार न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी के नेता विंस्टन पीटर्स 3 वर्षीय संसदीय कार्यकाल के प्रथम भाग में न्यूजीलैंड के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करेंगे, जबकि एसीटी न्यूजीलैंड पार्टी के नेता डेविस सिमोर कार्यकाल के द्वितीय भाग में न्यूजीलैंड के उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति। 23 नवंबर 2023 को डेनियल नोबोआ ने इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है। नोबोआ इक्वाडोर के 48वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। उल्लेखनीय है कि वेरोनिका अबास रोजस राजनीतिक व व्यवसायी महिला ने इक्वाडोर की राष्ट्रपति के रूप में शपथ। डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के सबसे युवा 36वां निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। साथ ही ये इक्वाडोर के इतिहास में जुआन जोस फ्लोरेंस के बाद दूसरे सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। उल्लेखनीय है कि जुआन जोस फ्लोरेंस 1830 में 29 वर्ष की आयु में इक्वाडोर के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। श्रीथा थाविसिन थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री। 22 अगस्त 2023 को फ्यू थाई पार्टी के श्रीथा थाविसिन को थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। थाविसिन ने थाईलैंड के 30वें प्रधानमंत्री के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। पैराग्वे के अनुसार राष्ट्रपति 15 अगस्त 2023 को सैंटियागो पेना ने पैराग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। श्री पेना नेशनल रिपब्लिकन एसोसिएशन कोलोराडो पार्टी के नेता हैं। उल्लेखनीय है कि पैराग्वे में नए राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु 30 अप्रैल 2023 को चुनाव संपन्न
कराए गए थे। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री 9 अगस्त 2023 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सलाह पर पाकिस्तान की संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली के भंग कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान की निवर्तमान सरकार का कार्यकाल निर्धारित समय से पूर्व ही समाप्त हो गया। उल्लेखनीय है कि 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद नेशनल असेंबली के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 12 अगस्त 2023 निर्धारित की गई। तक अनवर उल हक काकड़ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेपाल राष्ट्रपति चुनाव 2023 13 मार्च 2023 को नेपाली कांग्रेस पार्टी के रामचंद्र पौडेल ने नेपाल के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। वर्ष 2008 में नेपाल के गणतंत्र बनने के बाद वह देश के तीसरे राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने विद्या देवी भंडारी का स्थान लिया है। 17 मार्च 2023 को जनता समाजवादी पार्टी के नेता रामसाय प्रसाद यादव नेपाल के उपराष्ट्रपति चुने गए। वियतनाम राष्ट्रपति चुनाव 2023 2 मार्च 2023 को वियतनाम में राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में वो वैन थुओंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए। इन्होंने गुमेन जुआन फुक का स्थान लिया। नाइजीरिया राष्ट्रपति चुनाव 2023 25 फरवरी 2023 को नाइजीरिया में राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में बोला अहमद अदेकुनले तिनुबू 36.6% मत प्राप्त कर विजयी रहे। 29 मई 2023 को तिनुबू ने राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। इक्वेटोरियल गिनी प्रधानमंत्री 1 फरवरी 2023 को इमैनुएला रोका बोटे इक्वेटोरियल गिनी की प्रधानमंत्री नियुक्त की गई। मैनुएला रोका बोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। बांग्लादेश राष्ट्रपति चुनाव 2023 24 अप्रैल 2023 को मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ने बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। ये बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति हैं। साइप्रस राष्ट्रपति चुनाव 2023 फरवरी 2023 में साइप्रस में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स 51.97% मतों के साथ साइप्रस के नए राष्ट्रपति चुने। इस निकोस एनास्तासियादेस का स्थान लिया। चेक गणराज्य राष्ट्रपति चुनाव 2023 28 जनवरी 2023 को चेक गणराज्य के राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में नाटो सैन्य अधिकारी समिति के पूर्व अध्यक्ष पावेल रहे राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। पेट्र पावेल ने 9 मार्च 2023 को राष्ट्रपति पद ग्रहण किया। इन्होंने मिलोस जेमेन का स्थान लिया। अब अगला है अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं। मुझे लग रहा है कि अब नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि बहुत तगड़ी नींद आ रही है।